हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अमलगमेशन के बारे में बताया था। अभी भी उसमें दो तीन टॉपिक्स रहते हैं और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको जो अमलगमेशन में बताने वाला हूँ वो है इंटर कंपनी ओइंग्स। इंटर कंपनी ओइंग्स, जो दो कंपनी आपस में मिलने जा रही है, चाहे वो एक तीसरी कंपनी का निर्माण करे या एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाए, उस मर्जिंग से पहले, उस अमलगमेशन से पहले भी आपस में इन दोनों का कोई लेन देन तो हो ही सकता है ना। हो सकता है ए बी की क्रेडिटर हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी ए का डेटर बन जाएगा। अब क्योंकि दोनों कंपनी एक हो गई है तो ये अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो खुद को पैसे एक हाथ से पैसे देगी, दूसरे हाथ से पैसे ले लेगी। इट्स नॉट सो। ऐसी स्थिति में हमें दोनों कंपनियों के जो कुछ आपसी लेन देन है उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर एक दूसरे से पैसे लेने देने हैं तो जो क्रेडिटर्स जितने रुपए के होंगे उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, इसी प्रकार डेटर्स का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। मीन्स जस्ट सपोज कि दोनों ने एक दूसरे से 50,000 रुपये, एक ने लेने एक ने देने हैं, तो क्रेडिटर में से 50,000 रुपये कम हो जाएंगे और डेटर में से कम हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर कोई बिल्स पेबल है तो ये क्रेडिट होते हैं, हमेशा क्रेडिटर्स भी क्रेडिट होते हैं, बिल्स पेबल भी क्रेडिट होते हैं। अब क्योंकि ये अमाउंट एलिमिनेट करना है तो इनकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल। दोनों कंपनी के आपस में कोई बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल भी तो हो सकते हैं ना। कोई लोन है एक दूसरे को देना है, कोई अगर लोन पेबल है तो इस प्रकार से वो खत्म हो जाएगा। टू लोन रिसीवेबल है वो एडजस्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूं बीपी और बीआर के अंदर एक चीज, अगर कोई जो बिल्स रिसीवेबल जिसके पास था वो आगे उसने जो है उसको डिस्काउंट करवा लिया है, यानी किसी को चाहे वो ट्रांसफर कर दिया है या बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, वो अमाउंट एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि वो तो लायबिलिटी बन गया ना, वो तो भुगतान करना पड़ेगा। इसने इसको 50,000 रुपए का बिल्स रिसीवेबल इसके पास था, इसमें से 50,000 में से 20,000 उसने आगे किसी को दे दिया या बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो ये केवल एक दूसरे से 30,000 रुपए 30,000 ही एलिमिनेट कर सकते हैं, 50 नहीं करेंगे क्योंकि 20 तो लायबिलिटी बन चुकी है। तो ये इंटर ओइंग एडजस्टमेंट्स के अंदर, इंटर कंपनी ओइंग्स में इन चीजों का अपने ध्यान रखना है। एक और चीज है, दोनों कंपनी आपस में परचेज सेल भी कर सकती है। तो आप सिंपल समझिएगा बात को कि जो स्टॉक होगा जिस भी कंपनी के पास, उसमें अगर किसी दूसरी कंपनी ने, यानी ए ने बी को माल बेचा है या बी ने ए को भी बेचा हो सकता है, तो वो जो माल है हो सकता है अभी अनसोल्ड हो, ना बेचा गया हो, आगे बिक्री ना हुई हो। ए ने बी से खरीदा तो बी विक्रेता हो गया माल का, ए खरीदार हो गया। अब दोनों कंपनी एक हो रही है तो माल जो है वापस एक ही कंपनी के पास आ जाएगा। अब वो जो माल था उस माल को जब भी बेचा गया होगा एक कंपनी के द्वारा दूसरी को, उसमें प्रॉफिट शामिल भी होगा, ये भी था, क्योंकि कोई भी जब सेल की जाएगी तो रेट बढ़ा के किया जाएगा ना। तो जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब माल बिका ही नहीं है तो वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड माना जाएगा कि वो वाला प्रॉफिट तब तक कमाया ही नहीं गया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ए कंपनी ने बी को कुछ माल बेचा, और बेसी बात है लाख रुपए का माल मान लो 1.5 लाख रुपए में बेचा तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। अब सामने वाली कंपनी ने उस लाख रुपए के माल में से या जो है 50,000 का ही बेचा है अभी तक, जस्ट सपोज। तो 1 लाख का माल 1.5 लाख में बेचा था ए ने बी को, अब बी ने उसमें से आगे 50,000 का माल ही कॉस्ट वाला टपाया, कितने में भी हो, 75,000 में, लाख रुपए में, 1.5 लाख, वट एवर द अमाउंट इज, अभी भी उसके पास 50,000 वाला माल तो बच गया ना। और 50,000 वाला माल कितने का, 75,000 का। कैसे? अगर 1 लाख का माल 1.5 लाख में बेचा गया, उसमें से अभी भी 50,000 का माल पड़ा है, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस उसके लिए 75,000 है, लेकिन ये वास्तव में 1.5 लाख क्या था, सेल प्राइस है ना। तो इसके अंदर कितना प्रॉफिट शामिल था, 50,000। लाख रुपए में से 50,000 का माल उसने आगे बेच दिया, तो इसका मतलब 1.5 लाख में से अभी भी
50,000 का जो है 75,000 अमाउंट होना चाहिए सेल प्राइस के हिसाब से। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ इसके अंदर? 25,000। ये अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाएगा। तो क्योंकि अब दो कंपनी आपस में एक हो रही है तो इस अनरियलाइज प्रॉफिट की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। दो केस है, आप लोगों ने पढ़ा है। अगर मर्जर का केस है तो ये रुपए सरप्लस या जनरल रिजर्व में से एडजस्ट हो जाएंगे, और स्टॉक में जो ये 25,000 रुपए का प्रॉफिट शामिल है उसमें से लेस हो जाएगा। दिस इज द स्टेटमेंट फ्रेंड्स। किसमें से एडजस्ट होगा? सरप्लस या जनरल रिजर्व में से। और अगर ये परचेज का केस है दोस्तों, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ गुडविल। इसको हम बाद में इसको राइट ऑफ कर देंगे, गुडविल टू स्टॉक। तो परचेज के केस में इस 25,000 की एडजस्टमेंट गुडविल में से की जाएगी, और मर्जर के केस में सरप्लस या जनरल रिजर्व। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो इसके ऊपर बेस्ड मैं अभी एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। आज का मेरा जो कुछ टारगेट है वो ये है कि एक तो मुझे इसके बारे में बताना था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा फ्रैक्शन शेयर के बारे में आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में, एंड आई ट्राई की इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर भी एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है, उसके ऊपर एक सम है। तो अगर वो सारा इसी लेक्चर में if you could cover, I will definitely go for that। एक सम है इसमें, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। ए लिमिटेड की एक बैलेंस शीट पड़ी है, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट पड़ी है, और बी लिमिटेड ने ए को ले लिया, तो ए बन गई आपकी ट्रांसफरर और बी हो गई आपकी ट्रांसफरी कंपनी। ए के पास जो है 8,000 शेयर्स पड़े हैं 100 रुपए का, ये केवल जानकारी के लिए। एसेट्स लायबिलिटी भी बहुत कुछ है। तो बी कंपनी सहमत हो गई है सारी एसेट्स लेने के लिए, ऑल एसेट्स, सिर्फ एसेट्स की बात कह रहा है, एक्सेप्ट ऑफ बैंक बैलेंस। बैंक के अलावा सारी संपत्ति लेगी, और वो भी क्या लेगी? 10% लेस पर। जितनी भी संपत्ति बची है बैंक को छोड़कर वो 10% लेस के ऊपर लेगी, और जो गुडविल है वो 2,16,000 रुपए में ले लेगी। तो ये हो गया जी इसका, इसने एसेट्स कैसे लिए। लायबिलिटी के बारे में इसने कहा सिर्फ और सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स लेने हैं फ्रेंड्स, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स लेने। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि इसके अलावा जो दायित्व बच गए वो एक कंपनी या तो खुद भुगतान करेगी, मतलब उसको खुद ही करना पड़ेगा। उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें बैलेंस शीट के बारे में बता ही देता हूं। चलो, ये तो इक्विटी शेयर हो गया आपके, जनरल रिजर्व पड़ा है इसके पास 80,000। ये देखिएगा 10% डिबेंचर्स पड़े हैं 4 लाख के, लोन क्रेडिटर्स पड़ा है आपके पास 320 का, और लोन फ्रॉम ए है 1,60,000 रुपए का। ये है इसकी लायबिलिटी। और अभी भी इसने क्या कहा है कि इसने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स लिए हैं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं लिया इसने। तो इसका मतलब जो डिबेंचर्स और जो लोन का अमाउंट बच गया उसका भुगतान इसे खुद करना पड़ेगा। जस्ट फ्रेंड्स, लेट मी ऑन द लाइट्स, इट्स नॉट वर्किंग वेल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। परचेज कंसीडरेशन की बात हो गई, अब आ गया परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन के बारे में ये कहा है कि कैश दिया जाएगा 6 लाख, और बाकी का इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा बैलेंस का। अब ये आ गया जी बैलेंस। हमें नहीं पता ये बैलेंस कितना है, क्योंकि जब मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब ये बैलेंस अमाउंट रह जाएगा देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेट एसेट्स मेथड। हमें निकालना पड़ेगा कि भाई कितने रुपए में परचेज कंसीडरेशन की डीलिंग हुई है। उसको करने का तरीका क्या होगा, ये वाला। सारी एसेट्स ले लीजिए। एसेट्स मैंने नहीं लिखी है, मैं बता देता हूं क्या कुछ है। गुडविल पड़ी है 1,30,000 रुपए की, मशीन पड़ी है 640 की, बिल्डिंग पड़ी है 340 की, स्टॉक भी पड़ा है दोस्तों 2,20,000 रुपए का, डेटर्स पड़ा है 2,60,000 रुपए का, बैंक बैलेंस पड़ा है दोस्तों 1,36,000 रुपए का, एंड मिसलेनियस एक्सपेंसिव भी पड़े हैं 34,000 रुपए के।
अब बात ये हुई है, लिया कैसे गया, गुडविल के तो दिए गए बोला 216, इसने कहा था ना सारी ऐसे 10% लेस कर, तो मशीनरी 640 में से 10 गया 64,000, 576 का रह गया, माइनस का 10% हो गया। बिल्डिंग में भी 10% लेस कर दो 34,000 पे, तो 3,04,000 रह जाएगा। स्टॉक में से भी 10% 22,000 पे लेस कर दो तो 198 रह जाएगा। डेटर में से 10% 26,000 पे लेस कर दो तो 234 रह जाएगा। बैंक बैलेंस लेना नहीं है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिए नहीं जाते, तो ये बन गया दोस्तों 15,30,000 पे। लेस कर दीजिए इसमें से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के लिए गए हैं, जितने के भी थे 3,20,000 में। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 12,10,000 रुपए का परचेज कंसीडरेशन बन गया। दैट्स द पॉइंट। और अगर ये 12,10,000 रुपए बन गया दोस्तों, तो 6 लाख तो नगद दिया जा रहा है और 6,10,000 रुपए के क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर। अब ये इक्विटी शेयर देने भी कैसे है वो भी समझ लीजिए। 100 वाला शेयर, अब इक्विटी शेयर देखिए 100 रुपए का था ना, इसके बदले में 125 रुपए का एक शेयर देना है, तो अगर मैं इसको 125 से भाग करूं तो 4880 शेयर्स आएंगे। तो 4880 का वास्तव में शेयर है कितने का, 100 रुपए का, तो 4,80,000 का तो शेयर कैपिटल बनेगा और बाकी का क्या माना जाएगा, 25 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। 1,22,000 1,22,000 सिक्योरिटी प्रीमियम माना जाएगा और 4,80 का शेयर कैपिटल। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैं इसको साफ कर देता हूं दोस्तों। दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। कैसे निकाला गया ये मैंने आपको समझाया अभी। मैं आपको अभी सवाल में जो चीज बताने वाला हूं, एक तो वो इंटर पॉइंट वाली बात थी। अगला पॉइंट कह रहा है लिक्विडेशन का खर्चा 16,000 रुपए है। दोस्तों इसके बारे में ये नहीं कहा गया कि कौन देगा। अगर ऐसा कुछ ना कहा जाए ना तो ट्रांसफर कंपनी खुद ही भुगतान करेगी भाई। प्लीज पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड हियर, ट्रांसफर कंपनी खुद भुगतान करेगी। इसके बाद इसने कहा बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को 1,20,000 रुपए वाला माल स्टॉक 1,60,000 रुपए में बेचा था, सेल हुई। तो जैसे मैंने अभी भी एक एग्जांपल करवाया था, लाख रुपए वाला माल 1.5 लाख रुपए में बेचा। इस 1,20 में से अभी भी जो है, जो 1 साल का जो माल था, 1 लाख रुपए का माल अभी भी बचा हुआ है। तो ये सेल प्राइस के हिसाब से दिया जाता है कि 1 लाख रुपए का माल स्टिल इन स्टॉक। तो अब हमने देखना है कि इस 1 लाख रुपए में प्रॉफिट कितना है जो कमाया ही नहीं गया। करना क्या है कि 1,60,000 रुपए का जो माल था सेल प्राइस, उसमें प्रॉफिट कितना है 40,000। अगर सेल प्राइस 1 रुपया हो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40,000 बटे में 1,60,000। अब सेल प्राइस कितने का माल बचा हुआ है 1 लाख का, तो गुना में 1 लाख, तो 25,000 रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। दिस इज द पॉइंट फ्रेंड्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अच्छा ये केस कौन सा है, ये केस है परचेज का, क्योंकि 6 लाख रुपए नकद दे रहे हो। परचेज के केस में क्या बताया था इसके लिए मैंने आपको अभी कि इस 25,000 रुपए का ट्रीटमेंट गुडविल अकाउंट में से किया जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 25,000। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे कंसोलिडेटेड तो स्टॉक में 25,000 रुपए कम हो जाएंगे और गुडविल 25,000 रुपए से वो ऐड होकर बाद में राइट ऑफ करेंगे जब भी हमें टाइम लगेगा, जब भी हमारे पास साधन होंगे, जब भी रिटर्न ऑफ किया जाएगा। तो ये 25,000 रुपए से गुडविल हमारा एक्सेस हो जाएगा और स्टॉक में हमारे 25,000 रुपए कम हो जाएंगे। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रांसफरिंग कंपनी ने करना होता है, ट्रांसफर कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। एक पॉइंट और कहा गया है, ए लिमिटेड के जो क्रेडिटर थे उसमें 40,000 रुपए बी के देने, तो वो क्या एंट्री बन जाएगी फिर आपकी, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट टू सन्ड्री डेबिटर। कितने रुपए 40,000। तो जब ट्रांसफरिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो उसमें क्रेडिटर में से 40,000 रुपए कम कर दिए जाएंगे और डेबिटर में से भी 40,000 रुपए कम कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये 40,000 वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। ये स्टॉक के अंदर किस प्रकार से प्रॉफिट शामिल हुआ है ये भी आपको समझ में आया होगा। इस स्टॉक की क्या एंट्री करनी है ये भी समझ में आया होगा। तो इसको अभी यहीं पढ़ा रहने देता हूँ। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ इन दो चीजों के बारे में। ये 10% डिवेंचर रह गए और लोन फ्रॉम ए रह गया। दोस्तों आप लोगों ने एक जो चीज सीखी है कि इक्विटी शेयर होल्डर को जब भी पेमेंट की जाएगी तो लास्ट में ये चीजें दी जाएगी। इस बार थोड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि डिवेंचर और लोन फ्रॉम ए का भुगतान
ये खुद करने वाली है कंपनी। अगर इनका 4 लाख और 160 560 का ये भुगतान करेगी तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे तो इसमें से आएंगे, इसमें से। अगर इसमें से पैसे निकल गए तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसे कम बचेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शुरू में एक खाता बनाएंगे जैसे रियलाइजेशन का, दोस्तों जनरल एंट्रीज में कई बार हो चुकी है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले सारी एसेट्स ट्रांसफर की जाएगी। कौन सी एसेट्स दोस्तों? जो जो एसेट्स इसने ली है, बैंक नहीं लिया, बाकी सारी एसेट्स ली है। तो सारी एसेट्स में देख लीजिए, गुडविल पड़ा था यहाँ पर मशीन पड़ी थी, बिल्डिंग पड़ी थी, स्टॉक भी था एंड डेटर्स भी थे। ये पांचों चीज ट्रांसफर हो जाएगी बुक वैल्यू पर। दोस्तों प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड हियर, रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों, बुक वैल्यू पर 220 260। कैश ट्रांसफर नहीं करने वाले। लायबिलिटी केवल वो ट्रांसफर होती है जो इसने ली है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिए ना 3 पीस। तो ये मैं आपको यहां बताना चाह रहा था। देखो मैं ये गुडविल वाला पॉइंट साफ कर रहा हूं दोस्तों। ये जो दो चीज रहेगी ना, इसके बारे में तुम दो ट्रीटमेंट कर सकते हो। या तो ये भी यहां पर ट्रांसफर कर दो। अरे अभी अभी तो मैंने ये बताया था कि वही चीजें ट्रांसफर करनी है जो ट्रांसफर की कंपनी लेने को तैयार हुई है। फिर ये को ट्रांसफर की। मैंने कहा दो तरीके। पहला तरीका ये है, आपने इसको यहां ट्रांसफर किया और इसके बाद आपने खुद ही इसका भुगतान कर दिया टू बैंक एंड टू बैंक। 4 लाख और 160 ये आपस में एडजस्ट हो गए। अदरवाइज तुम चाहो तो अलग से एंट्री करो, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4 लाख, लोन फ्रॉम ए डेबिट 160। डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये क्रेडिट होता है हमेशा, अब इसका भुगतान करना है। एंड टू बैंक कितने रुपए का? 5,60,000। तो दोस्तों यू कैन सी कि फिर इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। ये देखिए, फिर इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। या भी ये भी बन सकता है, और अगर आप दिखा देते हैं तो एंट्री की जरूरत नहीं। दोनों स्थिति में क्या होगा? बैंक खत्म होगा। आई होप आपको टेंशन में आ गया। अब ये भी एक 16,000 रुपये का खर्चा भी किया था, रियलाइजेशन टू बैंक। ये खर्चा इसको खुद करना है 16,000। और अब आप अगर ये अकाउंट को देखेंगे तो इसमें क्या कुछ बनेगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे, और यहाँ पे क्या क्या आता है? लिक्विडेटेड से हमने जो है क्या नाम था, ट्रांसफर कंपनी क्या नाम है, बी लिमिटेड से एंट्री याद होगी आपको? थर्ड एंट्री में करवाता था आपको, उसमें एंट्री क्या होती थी? ट्रांसफर कंपनी टू रियलाइज। जितने रुपए में डीलिंग हुई है, डीलिंग कितने हुई है? 12,10,000। इस सारे ट्रीटमेंट के बाद वी कैन सी कि यहाँ पर लॉस लग गया है 76,000 रुपए का, और ये लॉस किसके खाते में जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के खाते। दैट्स द पॉइंट फ्रेंड्स। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है तो ये 5,60,000 की थोड़ा सा याद रखिएगा प्लीज। इंपॉर्टेंट चीज आ गई है अभी आपके पास। इसके बाद आप लोगों ने खाता बनाना है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि बैंक में कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है? सबसे पहले देखो इसके पास कितना पैसा ऑलरेडी पड़ा था बैंक में, जो हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई। बैंक तो क्योंकि लिया नहीं गया था ना। कितने रुपए पड़े थे बैंक में इसके पास? मैं देख लेता हूं, 1,36,000 रुपए पड़े थे। यहां से कितने रुपए आए हैं इसके पास? बी लिमिटेड से 6 लाख। जो जो पैसे आते हैं वो डेबिट में, और जहां जहां पैसे लगेंगे वो क्रेडिट में चले जाएंगे। अब लगा क्या क्या? याद कीजिएगा, एक तो ये खर्चा दिया गया रियलाइजेशन का 16,000। याद कीजिएगा अभी अभी डिवेंचर्स का भुगतान किया गया है 4 लाख। तो या तो यहाँ पे डिवेंचर पर लिखोगे, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं डिवेंचर तो यहाँ पर बाय रियलाइजेशन लिखोगे। बाय लोन फ्रॉम ए के भी भुगतान किया गया है 1,60। तो यू कैन सी नाउ हमारे पास कैश इन हैंड कितना बचा? 1,60,000। बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस सीडी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? बाय इक्विटी शेयर होल्डर। तो हम सोच रहे थे कि इक्विटी शेयर होल्डर को 6 लाख रुपए मिल सकते हैं कैश, लेकिन इस बार तुमने भुगतान कर दिया ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितने रुपए बचे? 1,60,000। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब मैं आपके लिए इक्विटी शेयर होल्डर का खाता बनाने जा रहा हूं। जनरल एंट्री तो सारी आपको याद ही हो गई होगी, अभी तक तो अच्छे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर हो गए। इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में क्या बनवाया गया था? जो चीज भी बच गई लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में, वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। लायबिलिटी साइड में क्या कुछ बचता है? शेयर कैपिटल एंड सारे रिजर्व एंड सरप्लस, वो डेबिट हो जाएंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो देखिए क्या क्या आएगा इस खाते में। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी है 8 लाख रुपए की, और क्या बचा हुआ? सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व। बस दो ही चीजें बची हुई थी।
ये यहाँ चला गया। लो जी लेफ्ट साइड से तो दो चीज आ गई 880। डेबिट में क्या आएगा, याद कीजिए एक वो था ना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई थी। 34,000 तो वो आएंगे, नुकसान लग गया। एक अभी 76,000 रुपया नुकसान लगा था ना इसमें, ये रहा, ये नुकसान भी इसी को मिलेगा, इसकी कैपिटल कम हो जाएगी 76,000 रुपये बस। तो इसको कुल मिला के देने कितने थे, 8,80,000। 880 में से ये तो कट गए, बाकी क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहे हैं इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड, कितने रुपए के, 6,10,000 रुपए के, और बाकी जो बच गया वो नगद मिल जाएगा। नगद बच गया 1,60 और 1,60 ही हमारे पास बचा होगा। दैट वाज द पॉइंट फ्रेंड्स जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको वो इंटरव्यूइंग भी मैं समझा चुका हूं। जब ट्रांसफरिंग कंपनी अपना हिसाब किताब करेगी तो उसमें से वो चीज लेस कर दी जाएगी, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्वाइट सिंपल। और ये बैंक अकाउंट का ट्रीटमेंट बनाना पड़ता है, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर और ट्रांसफरिंग कंपनी के खाते में क्या एंट्री करनी है। आई थिंक कि वो पिछले 4 लेक्चर में 2-3 बार जब आपको बताया गया है, तो वो सारी चीजें सेम है। आई होप यू ऑल विल बी एबल टू मैनेज दैट, आप उनको इजीली कवर कर भी लेंगे। तो इसको अभी इसमें इतना ही रख देते हैं, एंड आई होप यू विल मैनेज ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। फ्रेंड्स एक इसमें ना एक सम नंबर 8 भी है, ये भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये भी मैंने देखा है इसके अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा मन कर रहा है करवाने का आपको। एक्स लिमिटेड है, इसको अब्सॉर्ब कर लिया है बाय वाई कंपनी ने। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। वाई कंपनी सारी एसेट्स सारी लायबिलिटी लेगी। पिछले सवाल में लिखा था ना लायबिलिटी नहीं लेनी, सिर्फ कैटर की बात हुई थी। लिक्विडेशन का खर्चा जो होगा वो 8,000 रुपए तक लेगी बस, एक्सीडिंग, इससे ज्यादा नहीं लेगी। मान लो 15,000 हो गया तो ये 8 ही भुगतेगी, 7 कौन भुगतेगा, एक्स। ये एक नई बात है। 15% डिवेंचर का भुगतान करना है 14,90,000 रुपए। मैं ये बताना चाह रहा था, इसके पास ऑलरेडी 10% डिवेंचर है 14 लाख के, तो 14 की बजाय ये कितने देगी, 14,90, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कितना हो जाएगा, 10 या 15। तो ये एक एंट्री क्या करेगी लास्ट में, 10% डिवेंचर्स को किसमें ले लेगी, 15% डिवेंचर्स के रूप में। तो 14,90 की चीज के रूप में ये कितने रुपए दे देगी, 14,90। रेट वही रहेगा, ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। एक है अब परचेज कंसीडरेशन कैसे देना है, ये थोड़ा समझिएगा। नंबर 1 बोले कैश देना है 15 रुपए प्रति शेयर। पहले आप देखते हैं शेयर कितने हैं, 20 लाख के शेयर है, 100 रुपए का एक है, यानी 20,000 शेयर हो गए एट द रेट ऑफ 100। पहली चीज तो ये होगी। तो कैश देना है 15 रुपए प्रति शेयर, 20,000 गुना में 15, 15 दूनी 30, 3 लाख रुपए तो ये हो गए। नंबर 2, इसने आगे कहा एक प्रेफरेंस शेयर 4 इक्विटी शेयर के बदले में। तो 4 इक्विटी शेयर के बदले में, यानी 20,000 शेयर को 4 से भाग कर दे तो 5,000 आ गया, 4 के बदले में 1, तो 20,000 कर ले, 5,000 शेयर आ गया। कितने शेयर देना, कितने रुपए का एक देना है, 100 रुपए का एक। तो 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हो गए। क्या कहा इसने, 4 शेयर के बदले में 1 प्रेफरेंस शेयर। कुल शेयर कितने हैं इसके पास, 20,000 आए थे ना। तो 4 के बदले में 1, 1 के बदले में 1/4, तो 20,000 के बदले में 5,000, 100 रुपए का एक ही हो गया। नंबर 3 इक्विटी शेयर देना है, वो क्या कह रहा है, 5 इक्विटी शेयर 4 के बदले में। तो 4 के बदले में 5, 1 के बदले में 5/4, 20,000 के बदले में 25,000 शेयर देने हैं। तो 25,000 इक्विटी शेयर देने हैं। ये कितने का आएगा दोस्तों, इक्विटी शेयर इसके पास कितने का पड़ा है, 100 रुपए का ही पड़ा है। तो 25 लाख रुपए ये हो गए। तो टोटल मिला के कितने रुपए देने हैं, 33 लाख। तो मैं ये चीज आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि एक तो ये कैलकुलेशन किस प्रकार से होनी है। ये केस कौन सा बन गया दोस्तों, परचेज का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैश दिया जा रहा है। और इंटर ओइंग वाली भी एक बात आई हुई थी, इंटर ओइंग वाली बात आई हुई थी कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच में 56,000 रुपए का माल बेचा गया। याद कीजिए पिछले सवाल में 1 लाख का माल, 1,20 का माल था, 1,20 का माल 1,60 में बेचा गया। तो ये 56 में दिया गया, बस माल 56 सेल प्राइस दिया गया। कितने का था, वी डोंट नो। और इसमें ये सेल प्राइस है, और जो बेचा गया वो है कॉस्ट प्लस 1/6 प्लस प्रॉफिट।
ये है, यानी कि ये इतना वैल्यू का है। तो इसके अंदर अब हमने निकालना है कि हमारा ये प्रॉफिट वगैरह इसमें कितना शामिल है, और सारे का सारा माल बिना बिका ही पड़ा है, सारे का सारा माल बिना बिका पड़ा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16.67%। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट 1/6 का मतलब 16.67। तो इसकी जो वैल्यू है ना सेल प्राइस के हिसाब से, यानी कि अगर ये 116.67% के हिसाब से है, 116.67% की वैल्यू कितनी है, 56। ये एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से होता है। क्या बता रहा हूं कि कॉस्ट में 1/6 प्रॉफिट जोड़कर सेल किया गया है माल, 56,000 रुपए का माल दिया गया है। अब 56,000 रुपए में कितना बिना बिका पड़ा ये नहीं बताया, तो सेल प्राइस कितने का, 56,000 रुपए का। अब इसमें प्रॉफिट भी शामिल है, तो प्रॉफिट कितना बताया गया है, 1/6 ऑफ कॉस्ट, इसी का 1/6 है, यानी 100 की चीज में 16 रुपए 67 पैसे जोड़ दें तो 116 रुपए 67 पैसे सेल प्राइस के रूप में आपकी जो है काउंटिंग हो जाएगी कि ये हमारे पास कितना परसेंट है, यानी 116.67 की वैल्यू इतनी। या आप ये कह सकते हैं कि 116 रुपए 67 पैसे अगर सेल प्राइस है, जैसे पिछला सवाल करवाया था, तो इसमें प्रॉफिट कितना शामिल हो गया, 16 रुपए 67 पैसे। एक होगा तो 16 रुपए 67 बेटर 116.67, और कितने का माल है, 56,000 रुपए का, तो गुना में 56,000, ये 7 पे कट जाएगा, 8,000 रुपए का प्रॉफिट शामिल हो गया इसमें। तो क्या करें 60,000 रुपए का, क्योंकि ये परचेज का केस है ना, तो क्या बताया था आपको, गुडविल टू स्टॉक 8,000। तो 8,000 रुपए से तो स्टॉक कम हो जाएगा और 8,000 रुपए गुडविल के अंदर ऐड हो जाएंगे। और इसी प्रकार एक और का है, एक दूसरे से इन्होंने 10,000 रुपए लेने हैं, तो उसके बारे में आपको बता चुका हूं, 10,000 रुपए से क्रेडिटर कम हो जाएंगे, 10,000 रुपए से डेबिटर कम हो जाएंगे। तो दीज आर सम बेसिक एंट्री। अगेन मैंने इंटरव्यूइंग एडजस्टमेंट के ऊपर आपको 2 सवाल बता दिए हैं, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, it was a very simple topic and I hope you all will be able to manage all these things, जिसके अंदर इंटरव्यूइंग के बारे में भी मैंने आपको बताया अभी एंड जो है किस प्रकार से स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा, किस प्रकार से जो है शेयर्स के थ्रू परचेज कंसीडरेशन निकाला जाएगा, किस प्रकार से कोई लायबिलिटी अगर ट्रांसफर कंपनी नहीं लेती है तो ट्रांसफर कंपनी से लेती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आज का आ रहा है, दैट इज अबाउट द फ्रैक्शन शेयर। इसके बारे में मैं आपको परचेज कंसीडरेशन निकालना भी सिखाऊंगा, बाकी इसके बाद सेम स्टेटमेंट रहेगी ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी के हिसाब से। इसमें एक सम नंबर 13 दिया गया है, इसमें क्या कहा गया कि एक्स लिमिटेड की एक बैलेंस शीट पड़ी है, उसमें इक्विटी शेयर है 50,000 और वो भी 10 रुपए का एक, 8 रुपीज पेड अप है, कोई बात नहीं, और प्रेफरेंस शेयर पड़े 6,000 एट द रेट ऑफ 100, नॉट 100, इट्स ओनली 10। ओके वाई लिमिटेड ने कहा कि मैं आपको टेक ओवर करूंगी, और क्या कुछ लेना है, सारी संपत्ति बुक वैल्यू पर लेनी है, लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी का थोड़ा सा रेट चेंज कर दिया, 1.5 लाख और 2.5 लाख, बाकी सारा बुक वैल्यू पर, सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर लेनी है। कंसीडरेशन में ट्रेड लायबिलिटी लेनी है, ओके, लिक्विडेशन का खर्चा भी दे देंगे 500 रुपए। अच्छा, ट्रेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ओनली क्रेडिटर्स, प्लीज पॉइंट ऑफ व्यू नोट, मैंने बताया था आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर। इसने कहा कि मैं प्रोविडेंट फंड का भी भुगतान कर दूंगी, ये अलग से भुगतान करेगी प्रोविडेंट फंड का, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का इसका भी अलग से भुगतान किया जाएगा, ओके, और वो भी वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का 10% प्रीमियम के ऊपर भुगतान किया जाएगा, 10% फालतू देगी, ओके, नो इशू। अच्छा, परचेज कंसीडरेशन निकालना अगर इस तरीके से होता ना, फिर तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा जोर आता हमें, वो सारी संपत्ति जोड़कर फिर ये लायबिलिटी घटाते, जो बैलेंस बचता वो दे देते। इसने परचेज कंसीडरेशन के बारे में एक सिंपल सी बात कह दी कि एक इक्विटी शेयर 20 का एक, 2 प्रेफरेंस शेयर के बदले में, तो इक्विटी शेयर देने में सबसे पहले 2 प्रेफरेंस शेयर के बदले में 1, तो 6,000 बटे में 2, तो 3,000 शेयर्स हो गए। तो क्या देना है, 1 इक्विटी शेयर 20 का एक, तो 3,000 गुना में 20, 60,000 रुपए के इक्विटी शेयर तो देने हैं प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर कितने के थे दोस्तों, 60,000 रुपए के थे ना, 60 के बदले में 60 ही दिए जा रहे हैं, पर प्रेफरेंस शेयर के बदले में क्या दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर 20 रुपए का एक दिया जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक इक्विटी शेयर 3 शेयर्स के बदले में, दिस इज द पॉइंट,
दिस इज द पॉइंट फ्रेंड। इक्विटी शेयर कितने हैं दोस्तों? 50,000। 3 के बदले में 1, तो 3 से भाग कर दें, ये कितना आ जाएगा? 16,666 सही 2/3 शेयर्स। और कितने रुपए में एक दिन है? ये भी 20 रुपए का एक दिन है। दोस्तों जो 16,666 है इसको तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,33,320 रुपए। लेकिन ये जो 2/3 शेयर बच गया ना फ्रेंड्स, ये कोई शेयर में काउंट नहीं होता। इस देखिए इनके बदले में तो हमने शेयर ही दिए है ना 20 रुपए का, पर इसके बदले में शेयर नहीं दे सकते हम, फ्रैक्शन शेयर नहीं होता है, इसके बदले में हमें कैश ही देना पड़ेगा। कैश कितना देना है? दैट्स द पॉइंट। कैश प्राइस हमें ये शेयर का रेट नहीं देना होगा, ऐसी स्थिति में मार्केट रेट दे रखा होगा, तो मार्केट में जो रेट होगा फ्रैक्शन शेयर की पेमेंट उसके हिसाब से की जाएगी। ये कह रहा है मार्केट के अंदर रेट है 60 रुपए का, तो 40 रुपए यहां पर ये नगद के रूप में दिए जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों ने ये देख लिया कि किस प्रकार से 3,33,000 की पेमेंट हुई है। और एक पॉइंट उसने और कहा है 5 रुपए प्रति इक्विटी शेयर कैश, तो कैश भी देना है अलग से। 50,000 शेयर हैं, 5 रुपए का एक है, 2.5 लाख रुपए ये नगद देने हैं। तो इस प्रकार से आपकी टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 6,43,360। तो ये है परचेज कंसिडरेशन किस प्रकार से निकाला जाए। दोस्तों मैं इसमें आपको जो चीज बताना चाहता हूं बेसिकली वो ये है, क्योंकि इस सवाल में ये नगद दे दिया गया है, ये नगद दे दिया गया 2.5 लाख रुपए, इसलिए ये कौन सा केस बन गया? परचेज का। लेकिन दोस्तों अगर ये 2.5 लाख रुपए ना दिए जाते, सिर्फ इतनी सी बात ही कही गई होती, तो ये जो कैश दिया गया ना 40 रुपए, ये कैश नहीं माना जाता, यानी ऐसी स्थिति में ये मर्जर का केस माना जाएगा, तब इसको परचेज का केस नहीं मानेंगे। परचेज केस की मेन शर्त क्या थी? कैश नहीं देना। तो ये कैश में काउंट नहीं होता, ये मजबूरी है देना। हाँ यहाँ पे एसेट लायबिलिटी का अमाउंट चेंज हो गया ना, तो ये परचेज का केस तो बन ही गया ऑटोमेटिकली। ये कोई चीज ना होती, ये वाला कैश 2.5 लाख ना होता, सिर्फ इतनी सी बात होती, तो इस कैश को कैश का बेस मानकर परचेज का केस नहीं मानते, इट विल बी ट्रीटेड एज अ केस ऑफ मर्जर अगर ऐसा नगद दिया जाता है। लेकिन इस नगद के अलावा और भी नगद है, और चीजें चेंज होगी, दैट्स व्हाई इट इज अ केस ऑफ परचेज। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस सवाल के अंदर मैं आपको ये परचेज कंसीडरेशन निकालना सिखाना चाहता था। बाकी चीजें सब आसान है, आसान स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए, उन सभी के लिए जिन्होंने अभी तक ये सारा जो लेक्चर ध्यान से देखा है, पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स को सुना है, क्योंकि इसके बाद ये सारी चीजें सेम रह जाती है। और अब मैं इस टॉपिक को यहाँ विराम देना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी एक ही टॉपिक इसमें रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी लेक्चर में मैं उसको करके इस चैप्टर को विराम दे दूँ, और वो है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कि आपने जो परचेज कंसीडरेशन निकालना है, चौथा मेथड याद कीजिएगा, इसमें एक सम दिया गया है, सम नंबर 18। अल्फा कंपनी और बीटा कंपनी दो कंपनी है। अल्फा कंपनी के पास सन्ड्री एसेट्स पड़ी है 33,70,000 रुपए की, और कैश पड़ा है 7,000 रुपए का। और बीटा कंपनी के पास सन्ड्री एसेट्स पड़ी है दोस्तों 87,15,000 रुपए की, और कैश पड़ा है दोस्तों 55,000 रुपए का। टोटल मिलाकर हो गया 87,70,000 रुपए, इसके पास हो गया 33,70,000 रुपए। इसके पास सिर्फ ट्रेड पेबल है 1,10,000 रुपए का, और इसके पास ट्रेड पेबल है दोस्तों 1,30,000 रुपए का। इसके पास इक्विटी शेयर्स है फ्रेंड्स 9,000 शेयर एट द रेट ऑफ 270, और इसके पास जो इक्विटी शेयर्स है दोस्तों वो है 40,000 एट द रेट ऑफ 150। तो ये बड़ी कंपनी है, ये छोटी कंपनी है। बीटा ने अल्फा को टेक ओवर कर लिया। परचेज कंसीडरेशन देने की बात आई तो कहा गया 3 शेयर्स ऑफ अल्फा विल रिसीव 5 शेयर्स ऑफ बीटा। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से कहते हैं ये सवाल परचेज कंसीडरेशन निकालना है सिर्फ। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड क्या कहता है दोस्तों, इसके अंदर आपको वैल्यू पर शेयर निकालनी पड़ती है। वैल्यू पर शेयर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है नेट एसेट्स बटे में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये फार्मूला होता है।
नेट एसेट्स कैसे आती है एक कंपनी की, वो आएगी ऑल एसेट्स माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज। ये फार्मूला करते हैं। मैंने यहां पहले लिख दिया ऑल एसेट्स कितने की है, 33,77,000 की, में से एक 10 लायबिलिटी का चला जाएगा तो ये रह जाएगा 32,67,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 9,000। 9,000 से अगर इसको हम भाग कर दें तो वी विल फाइंड आउट दोस्तों 363 रुपए का एक शेयर। यहां पे आ जाओ बी कंपनी के पास, नेट एसेट्स कितनी आएगी 87,70 में से 31 घटा दिया तो 86,40,000 रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 40,000। इसको जो भाग किया तो एक शेयर आया 216 रुपए। तो इसका एक शेयर 216 का आ गया, इसका 363 का आ गया। और क्या बात की गई थी, 3 शेयर ऑफ ए के 5 शेयर ऑफ बी के मिलेंगे। दोस्तों मैं ये क्या साफ करूं, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 3 के बदले में 5 देने हैं तो 3 शेयर ए कंपनी के 363 रुपए का एक है ना, 1,089 रुपए के शेयर देने हैं। और बीटा कंपनी के क्या देंगे 5 शेयर 216। ये तो 1,080 रुपए बने, 9 रुपए कम है। तो 3 शेयर्स के ऊपर कैश भी देना पड़ेगा 9 रुपए। दिस इज द पॉइंट फ्रेंड्स। तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको यहां साफ कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिए परचेज कंसीडरेशन कैसे बनेगा। 3 शेयर के बदले में 5 शेयर देने, ये बात हुई है। एक के बदले में 5/3 देने पड़ेंगे। कितने शेयर है दोस्तों इसके पास 9,000। 9,000 के बदले में 15,000 शेयर देने पड़ेंगे। कितने का एक शेयर है इसके पास 150 रुपए का, 15 225, 22.5 लाख रुपए के तो शेयर्स हो गए दोस्तों। ये हो गया जी शेयर। नंबर 2, क्योंकि 9 रुपए का भी डिफरेंस आ रहा है, ये भी तो कैश भी तो देना पड़ेगा, तभी तो 3 के बदले में 5 की वैल्यू बराबर होगी ना। तो 3 शेयर्स पर कैश कितना देना पड़ रहा है 9 रुपए। 1 पर 9/3 कितना शेयर है 9,000। 9,000 के ऊपर कितना देना पड़ेगा 27,000 रुपए कैश देना पड़ेगा। तो 22,77,000 रुपए में परचेज कंसीडरेशन बनेगा दोस्तों। दिस इज द पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। हाउ डज इट वर्क। अब दोस्तों जैसे मैंने फ्रैक्शन शेयर का बताया था, इसमें भी तो आप कैश दे रहे हो ना, दिस इज द कैश ना दोस्तों। अब ये कैश आ गया तो परचेज का केस बन गया जैसा हमें पता है, लेकिन ये मजबूरी थी कैश देना ताकि इनकी वैल्यू बराबर की जा सके। तो ऐसा कैश नहीं माना जाएगा। इट विल बी अ केस ऑफ मर्जर का केस होगा ये, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी और एसेट्स लायबिलिटी कुछ चेंज नहीं की है। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट। यहाँ पर वो पिछले वाले सवाल वाले डाउट भी क्लियर हो जाने चाहिए। उसमें फ्रैक्शन शेयर के अलावा और भी बहुत कुछ था, इसलिए वो परचेज का केस बना। पर इसमें ये कैश जरूर है, परंतु ये परचेज का केस नहीं है। दिस इज अ सिंपल केस ऑफ मर्जर। और इसके बाद दोस्तों इसमें केवल ट्रांसफर कंपनी की एंट्रीज करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने मैक्सिमम इस चैप्टर में सारा कुछ कवर कर लिया है। आप इसको देखिए, समझिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। और इसके बाद मेरा एक जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का और रहता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूँगा। इसको देखिएगा, समझिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।